हेलो गाइस। कैसे हैं यार आप सब? गाइस, इस वीडियो में जो भी एसएससी के एग्ज़ाम्स जो भी 2024 में हुए हैं, उन सब एग्ज़ाम्स में से जो भी इम्पोर्टेंट क्लोज टेस्ट हैं। अब इम्पोर्टेंट क्लोज टेस्ट कहने का मतलब क्या है? गाइस, मतलब ये है कि जो ऐसे क्लोज टेस्ट हैं जो आपको बनाने में थोड़ा मुश्किल लगे या आपको कुछ सीखने मिले, वैसे क्लोज टेस्ट मैं लेके आया हूँ यहाँ पे। ठीक है? आप अगर इस सीरीज़ को फ़ॉलो करेंगे तो डेफ़िनेटली आपका ये जो स्कोर फ्लक्चुएट कर रहा है, आप कई बार बहुत अच्छा स्कोर कर देते हो और जब गलत कई बार होता है तो वो क्लोज़ टेस्ट ही गलत हो रहा होता है। तो वो प्रॉब्लम आपका सही हो जाएगा, आपको परेशानी फिर आगे नहीं झेलनी पड़ेगी। ठीक है? तो मैं ये डिस्कस कर लेता हूँ कि अपना अप्रोच क्या होगा सॉल्व करने का। तो गाइज़, सबसे पहला ना 2 रीडिंग करेंगे। दिमाग में ये रखना है कि हम 2 रीडिंग करेंगे। तो फर्स्ट रीडिंग में स्किमिंग करेंगे। मतलब जैसे दूध से आप वो मलाई निकाल लेते हो ना, क्रीम निकाल लेते हो, वही है स्किमिंग। एकदम धीरे-धीरे पढ़ेंगे और मतलब जल्दी-जल्दी पढ़ेंगे, सॉरी मैं उल्टा बोल गया। जल्दी-जल्दी पढ़ेंगे और उसमें मीनिंग निकालेंगे सो दैट हमें क्लियर हो कि ये क्लोज़ टेस्ट किस टॉपिक के बारे में है, ये क्या कहना चाहता है, एक सेंस की क्लैरिटी आए, है ना? सेंस क्लियर हो जाए। फिर सेकंड रीडिंग में हम क्या करेंगे कि जो भी मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन लगेगा वो हम सेलेक्ट करेंगे और बनाते चले जाएंगे। अब मैं वो करने जा रहा हूँ, आपको बस ऑब्जर्व करना है कि ये पेपर में सॉल्व होगा कैसे। ठीक है? पहला क्लोज टेस्ट आपके सामने ही है। चलिए शुरू करते हैं। क्या लिखा हुआ है कि चाइल्ड prodigies आर अ miraculous category of children that blank bestowed with undying attention because of their exceptional skills in every domain of their curricula। मतलब चाइल्ड प्रोडिजीज, इसका कहने का मतलब है कि ऐसे बच्चे जो उम्र से ज्यादा, मान लीजिए 5 साल का ही है पर टैलेंट ऐसा है जैसे 20 साल का है, ठीक है ना? तो वो ऐसे मिराकुलस चमत्कारी कैटेगरी के बच्चे हैं जिनको दैट जिनको ब्लैंक नवाजा गया है। बिस्टोर्ड विथ मींस नवाजा गया। एक चीज मैं बता दूं गाइस कि ये जो भी हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, इनके लिए आपको पीडीएफ मिलेगा, आपको लिखने का जरूरत नहीं है, मैं मीनिंग यहीं पे क्लियर कर रहा हूँ। और वो साथ में आपको प्रिंटेड फॉर्म में मिलेगा, आप वहीं से याद कर लीजिएगा। ठीक है? तो बिस्टोर्ड विथ का मतलब है जिन्हें नवाजा गया है। अनडाइंग अटेंशन, कभी ना खत्म होने वाले। अनडाइंग मीन्स कभी ना खत्म होने वाला, कभी ना खत्म। ठीक है? कभी ना खत्म, एक सेकंड गाइस, कभी ना, हाँ, खत्म होने वाले अटेंशन से, क्योंकि उनके असाधारण स्किल्स, बिकॉज ऑफ देयर असाधारण स्किल्स, एक्सेप्शनल स्किल्स इन एवरी डोमेन ऑफ करिकुला। क्यों नवाजा, उनको नवाजा गया है कभी ना खत्म होने वाले अटेंशन से, क्योंकि उनके पास एक्सेप्शनल स्किल्स है हर एरिया ऑफ करिकुला, पाठ्यक्रम के हर डोमेन में उनके पास एक्सेप्शनल स्किल्स है। ठीक है ना? ये सेंटेंस समझ में आया? ऐसे ही एग्जाम में करेंगे, ये समझ में आ गया? अब आगे चलेंगे, अभी भरने की कोशिश नहीं करेंगे यहाँ पे। ठीक है? और क्लैरिटी लाएंगे पढ़ के और समझेंगे। व्हेन वी स्पीक ऑफ ब्लैंक चेंजेस इन सोसाइटी, जब हम बात करते हैं ब्लैंक टाइप ऑफ चेंजेस इन सोसाइटी, तो वी ग्रांट्स इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चाइल्ड प्रोडिजीज। जब हम बात करते हैं किसी टाइप के चेंज की समाज में, तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी हम देते हैं किसको? चाइल्ड प्रोडिजीज को। ऐसे बच्चे जो अपने एज से ज्यादा टैलेंटेड हैं, उनको हम इसका श्रेय देते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। श्रेय मीन्स वैसे एट्रीब्यूट होता है। ठीक है? ब्लैंक दीज आर चिल्ड्रन who thrive where their parents are overjoyed when they win the lottery and their peers are envious of them। अब इसका क्या मतलब है? ब्लैंक दीज आर चिल्ड्रन, ये वो बच्चे हैं जो थ्राइव जो फलते फूलते हैं, जो ग्रो करते हैं हर जगह पे। थ्राइव मीन्स फलना फूलना, ग्रो करना। ठीक है? देयर पेरेंट्स आर ओवरजॉयड व्हेन दे विन द लॉटरी। उनके पेरेंट्स जो हैं बहुत खुश होते हैं जब वो सफल होते हैं, एक्सेल करते हैं। विन द लॉटरी का मतलब बहुत सफल होते हैं, एक्सेल करते हैं अपने काम में। एंड देयर पियर्स आर एनवियस ऑफ देम, और जो उनके सहपाठी हैं, समकक्षी हैं, वो उनसे ईर्ष्या की भावना रखते हैं। रिसर्च बताता है, रिसर्च शोज दैट यंग प्रोडिजीज रेयरली गो ऑन टू चेंज द कोर्स ऑफ हिस्ट्री। कि जो यंग प्रोडिजीज जो हैं, ऐसे जो यंग बच्चे जो टैलेंटेड हैं अपने उम्र से ज्यादा, वो शायद ही, कभी कभी ही, रेयरली, है ना, रेयरली या हार्डली सेम मीनिंग देता है, सेम सेंस आता है। रेयरली चेंज करते हैं कोर्स ऑफ हिस्ट्री को, हिस्ट्री को शायद ही बदलते हैं, कभी कभी ही बदलते हैं, ऐसे कह सकते हो।
अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट की माने या साइकोलॉजिस्ट के दृष्टिकोण से देखें तो मेनी ऑफ हिस्ट्रीज मोस्ट ब्लैंक एंड इंपॉर्टेंट फिगर्स weren't particularly talented as kids. अगर साइकोलॉजिस्ट के दृष्टिकोण से देखें तो हिस्ट्री के बहुत से ब्लैंक लोग या इंपॉर्टेंट फिगर्स बहुत ज्यादा टैलेंटेड नहीं थे जब वो बच्चे थे। तो ठीक है, अभी ये मीनिंग आया। आगे क्या है, फर्स्ट रीडिंग में हम यही करते चले जाएंगे ना, ब्लैंक अभी नहीं भर रहा हूं, अभी क्या मीनिंग क्लियर कर रहा हूं कि यार ये है क्या, किस बारे में है ये प्रोस्टेस्ट। पैराफ्रेज टीएस एलियट, हम ये टू पैराफ्रेज टीएस एलियट तब ऐसे बोलते हैं जब ऐसे कहना हो ना कि अगर हम टीएस एलियट की बात को ही अपने तरीके से कहें, ठीक है ना। पैराफ्रेज का मतलब ये होता है जैसे कोई मान लो पैराग्राफ लिखा हुआ है, प्रेसी राइटिंग करते थे ना, ये जो प्रेसी राइटिंग ये करते थे ना आप, तो उसमें एक पैराग्राफ रहता था, फिर उसको आप अपने शब्दों में लिखते थे, तो उसको पैराफ्रेज करना कहते हैं। तो अगर हम टीएस एलियट की बात को पैराफ्रेज करें तो देयर करियर्स टेंड टू एंड नॉट विथ अ बैंग। ऐसे चाइल्ड प्रोडिजीज का, देयर उनके लिए, चाइल्ड प्रोडिजीज के लिए यहाँ यूज्ड है। तो देयर करियर्स टेंड टू एंड नॉट विथ अ बैंग, मतलब उनका करियर जो है वो एक धमाके के साथ, एक बैंग के साथ एंड नहीं होता है, एंड नॉट विथ अ बैंग, बट बल्कि ब्लैंक के साथ। अब क्या ऑप्शन में आएगा, क्या मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा, हम वो देखेंगे। ठीक है, ऑल दो चाइल्ड प्रोडिजीज फ्रीक्वेंटली पोजेस अ वेल्थ ऑफ इंटेलिजेंस एंड एम्बिशन। हालांकि चाइल्ड, यद्यपि चाइल्ड प्रोडिजीज जो है वो अक्सर, उनके पास वेल्थ ऑफ इंटेलिजेंस, एकदम मतलब बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस और एम्बिशन होता है ना। इंटेलिजेंस एंड एम्बिशन का पूरा संपत्ति टाइप इतना ज्यादा उनके पास होता है, समझो। देयर इनएबिलिटी टू डेवलप यूनिक थॉट्स प्रिवेंट देम फ्रॉम एडवांसिंग सोसाइटी। उनकी अयोग्यता यूनिक थॉट्स डेवलप करने में उनको रोकता है सोसाइटी को बहुत आगे ले जाने में, सोसाइटी को एडवांस करने में। एडवांस मीन्स आगे ले जाना। ठीक है, अब ये पहला रीडिंग दिए और इस पहले रीडिंग में हमें क्या क्या क्लियर हुआ कि यार चाइल्ड प्रोडिजीज के बारे में मेंशन है। ठीक है, ये मेंशन है कि वो कैसे हर करिकुला में, हर पाठ्यक्रम में आगे रहते हैं, किस तरीके से वो थ्राइव कर जाते हैं हर जगह पे। और लेकिन ये भी दिया हुआ है कि रिसर्च बताता है कि वो कभी कभी हिस्ट्री को चेंज करते हैं, ऐसा कुछ। ठीक है, साइकोलॉजिस्ट के बारे में एक के अकॉर्डिंग भी इनके बारे में लिखा हुआ है, लास्ट में ये लिखा हुआ है कि ये बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और बहुत ही एम्बिशियस होते हैं। ये हो गया स्कीमिंग, ये हम जल्दी जल्दी करेंगे एग्जाम में। ठीक है, और जो सेकंड पार्ट अब क्या है कि अब ऑप्शन हम भरना शुरू करें कि क्या सबसे अप्रोप्रिएट होगा। अब जब हम भरना शुरू करेंगे ना गाइस, तो यहीं पे पता चलता है कि आप कितना रीडिंग किए हो। अगर आप रीडिंग करोगे तो इंप्रूव होगा क्लोज टेस्ट। ठीक है, आपकी वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए, और कई बार ग्रामेटिकल एरर भी रहता है। और आपको पता है अगर यही तीन चीज आप करते चले गए, है ना, अगर इन तीन चीजों पे आपकी पकड़ है तो आप फिर आराम से सॉल्व कर ले जाओगे। चलो अब भरते हैं क्या है ये। चाइल्ड प्रोडिजीज आर अ मिराकुलस कैटेगरी ऑफ चिल्ड्रन। ऐसे बच्चे जो चमत्कारी कैटेगरी ऑफ चिल्ड्रन है, वो उनको नवाजा गया है अनडाइंग अटेंशन बिकॉज ऑफ देयर एक्सेप्शनल स्किल्स। दैट, देखो एंटीसीडेंट है चिल्ड्रन, चिल्ड्रन दैट का एंटीसीडेंट है, मतलब पहले आया है, पहले आने वाला। ठीक है, तो चिल्ड्रन के लिए यहाँ पे वर्ब आएगा। तो एक चीज देखो क्या क्या गिवन है, हेल्पिंग वर्ब में आर गिवन है, वर गिवन है, इज गिवन है, वॉज गिवन है। ठीक है, तो यार एक चीज ऑब्जर्व करो, यहाँ देखो आगे जैसे हम पढ़ रहे हैं, आर अ मिराकुलस यानी प्रेजेंट में है, इज एम आर यूज है यानी प्रेजेंट में है सेंटेंस। ठीक है, वी स्पीक ऑफ जब हम बात करते हैं ये प्रेजेंट में है, आर यहाँ भी प्रेजेंट में है। इससे समझ में आया कि वाज और वर तो हो नहीं सकता, तो ये गलत है यार, इसको तो कंसीडर भी नहीं करेंगे। तो यानी इज हो सकता है और आर हो सकता है। और हमने क्या देखा कि चिल्ड्रन, चाइल्ड का प्लूरल है चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन के लिए कभी इज यूज होगा नहीं भाई साहब, इज भी गलत हो जाएगा, आर यूज होगा। Children that are bestowed with undying attention because of their exceptional skills in every domain of their curricula. ठीक है, पाओ। When we speak of blank changes, जब हम बात करते हैं किसी ब्लैंक टाइप ऑफ चेंजेस का सोसाइटी में, तो हम उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी चाइल्ड प्रोडिजीज को देते हैं। अब देखो, when we speak of blank changes, forgotten changes, forget का ये थर्ड फॉर्म है forgotten, forget मीन्स भूलना है। तो क्या हम ऐसे चेंजेस का बात करते हैं जिसको भुला दिया गया है? यार ये क्या बात हुआ, फिर जो अगर भुला दिया गया तो हम बात ही कैसे कर सकते हैं, तो यानी ये होगा नहीं। ठीक है, ऑर्डिनरी चेंजेस मतलब छोटा मोटा अगर चेंज है आप उसका बात करोगे, आम चेंजेस, साधारण चेंज की आप बात करोगे, एकदम साधारण सा चेंज हो, बात करना चाहोगे साधारण चेंजेस का? नहीं करोगे ना।
तो यार साधारण चेंजेस का कोई बात ही नहीं करेगा तो ऑप्शन में कैसे हो सकता है, गलत हो जाएगा। रिमार्केबल है, प्रोफेशनल है। प्रोफेशनल का मतलब क्या होता है? अगर हम प्रोफेशनल की बात करें गाइस, तो ये नाउन भी बन सकता है, ये एडजेक्टिव बन सकता है। ठीक है, मतलब सर एग्जांपल बताओ। देखो नाउन कैसे बन सकता है, अगर मैं बोलूं ना कि ही इज अ प्रोफेशनल, वो एक प्रोफेशनल है, पेशेवर है। एक सेकंड गाइस, ही इज अ, एक सेकंड गाइस, सॉरी गाइस, मैं इसको नीचे लिख देता हूँ। आई होप आप समझ जाओगे। ही इज अ प्रोफेशनल, तो यहाँ पे ये नाउन है ना, वो पेशेवर है। किस चीज में पेशेवर? अगर ऐसे बोले कि ही इज अ प्रोफेशनल, अगर यहीं पे मैं लिख देता ही इज अ प्रोफेशनल फोटोग्राफर, अगर मैं ऐसे बोलूँ ना, तो यहाँ देखो, जो किसी नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताए वो क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है, तो प्रोफेशनल फोटोग्राफर, ये नाउन हो गया फोटोग्राफर यहाँ पे, और ऐसा है पेशेवर फोटोग्राफर है, ये एडजेक्टिव हो गया। तो ऐसे प्रोफेशनल का यूज होता है। चलो हम चलते हैं क्लोज टेस्ट पे अपने। तो यहाँ पे क्या था? हाँ, ये था प्रोफेशनल, सेकंड ऑप्शन हम भर रहे थे। जब हम बात करते हैं प्रोफेशनल चेंजेस ऑफ सोसाइटी में, मतलब पेशेवर चेंजेस में, थोड़ा सेंस क्लियर नहीं हो रहा, पर चलो ना आगे पढ़ के देखते हैं। हम बात करते हैं पेशेवर चेंजेस ऑफ सोसाइटी में, तो हम इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये चेंज जो है किसी का पेशा थोड़ी है चेंज लाना यार। हाँ, प्रोफेशनल चेंज या प्रोफेशन तो नहीं हो सकता किसी का चेंज लाना, कि मेरा मेरा ना सोसाइटी में चेंज लाना प्रोफेशन है ऐसे। अब वो तुम एक्टिविस्ट लोग के बात में मत चले जाना, उसके लिए वो सैलरीड नहीं होते हैं। ठीक है ना? तो प्रोफेशनल चेंजेस तो यहाँ हो ही नहीं सकता यार किसी हाल में। तो यानी रिमार्केबल चेंजेस, उल्लेखनीय चेंजेस, ऐसा चेंजेस जो याद किया जाए, है ना? उल्लेखनीय चेंजेस की अगर अब बात हो, तो हम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसे देते हैं? हम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी चाइल्ड प्रोडिजीज को देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं भाई साहब, दो क्वेश्चन तो सॉल्व हो गए। हम्म अब तीसरा, ब्लैंक दीज आर चिल्ड्रन हु थ्राइव एवरीवेयर। ये वो, ये चिल्ड्रन, जो बच्चे हैं वो हर जगह फलते फूलते हैं, ग्रो करते हैं। और देयर पेरेंट्स ओवरजॉयड व्हेन दे विन द लॉटरी, और उनके जो माता पिता हैं, पेरेंट्स हैं, ये बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं जब ये सफल होते हैं। ठीक है, तो ब्लैंक दीज आर चिल्ड्रन सो दैट विच नीदर नंदलेस। ठीक है, तो यार अब देखो, जो सो दैट है ना, इसका मतलब होता है ताकि, ये कंजंक्शन है। बोले सर ताकि, ये क्या बात हुआ? जैसे मैं कहूं कि आई एम स्टडिंग, आई एम स्टडिंग so that I can succeed। ठीक है, तो यार यहाँ पे जो so that है ना, ये कंजंक्शन का काम कर रहा है। ये क्या कर रहा है? कंजंक्शन का काम कर रहा है। दो अलग अलग सेंटेंस को, दो अलग अलग सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर रहा है। देखो आई कैन सक्सीड अगर देखोगे ना, तो इस सेंटेंस का अलग मीनिंग आ रहा है पूरा, अगर ये अलग गिवन हो तो भी क्लियर है मीनिंग। और ये आई एम स्टडिंग है, मैं पढ़ रहा हूं, ये भी क्लियर है मीनिंग इसका। तो ये देखो सो दैट, ताकि मैं पढ़ रहा हूं, ताकि मैं सफल हो सकूं। ठीक है ना? तो यहाँ पे सो दैट कंजंक्शन का काम कर रहा है। अब हम देखें कि क्या ताकि, यहाँ देखो फुल स्टॉप है, क्या ताकि से सेंटेंस यूज हो सकता है क्या खाली? अगर मैं ऐसे बोलूं सो दैट आई कैन सक्सीड, ताकि आई कैन सक्सीड, तो लगे ना यार सर आप कुछ पीछे छोड़ रहे हो, ऐसा लग रहा है कि आपको और कुछ बोलना चाहिए था, उसके बाद सो दैट यूज करना चाहिए था। उस केस में क्या बताओ, ऐसा हो सकता है क्या कि सेंटेंस का स्टार्टिंग ही सो दैट दीज आर चिल्ड्रन हु थ्राइव? नहीं हो सकता ना, तो यार ये गलत हो जाएगा। अब आया विच। विच, विच का यूज देखो यार, कई बार ये डिटर्मिनर के तरफ टाइप यूज होता है, और कई बार प्रोनाउन के तरीके से। सर मतलब बताओ, समझ में नहीं आया। प्रोनाउन क्या है? यार प्रोनाउन ये है ना कि मान लो मैं बोलूं कि राम जो है वो पटना गया, और राम जो है वो पटना गया। अब यहाँ पे जो वो है ना, जो वो बोल रहा हूं ना, या आप ऐसे बोलते हो ना कि मेरा नाम पीयूष है, और पीयूष बहुत खाना खाता है, पीयूष बहुत घूमने जाता है, पीयूष बहुत कपड़े खरीदता है। आप बोलोगे सर क्या पीयूष पीयूष लगा रखा है? तो मैं बोलूंगा ठीक है चलो, पीयूष बहुत खाना खाता है, वो बहुत घूमने जाता है। तो वो जो लगा रहे हो ना, ये क्या है? ये प्रोनाउन ही है। बोलो सर विच के फॉर्म में बताओ, विच विच जब यूज करेंगे तब कैसे? तो जैसे ऐसे में बोला, विच इज योर कार।
ठीक है, मैं क्वेश्चन पूछा, कौन सा सेंस आ रहा है ना इससे, कौन सा? तो यार यहाँ पे विच जो है ना, ये एज प्रोनाउन जब मैं यूज करूंगा, थोड़ा सा लेंदी हो जा रहा है गाइस, लेकिन आप क्लैरिटी रहे इसलिए समझाना जरूरी है। अब अगर विच कार इज योर्स में बोला ना, विच कार इज योर्स, तो ये देखो डिटरमिन है, डिटरमाइन कर रहा है कि कौन सा कार आपका है ना। कभी भी विच जब जो है, विच के बाद नाउन आए तो याद रखना कि ये डिटरमिनर का काम कर रहा है। तो चलो अब देखते हैं यहाँ पे क्लोज टेस्ट में कि फिट होगा कि नहीं। तो विच, कौन सा, दीज आर चिल्ड्रन हु थ्राइव एवरीवेयर, नहीं ना, बिल्कुल नहीं ना, हो ही नहीं सकता ना। क्या सेंस बन रहा है, कोई सेंस बन रहा है इस बात का? नहीं बन रहा है। नीदर का भी वही हिसाब किताब है भाई साहब, नीदर नॉर कंजंक्शन है, मतलब दो में से आपको कोई पसंद नहीं है, तब आप बोलते हो नीदर आई लाइक रश्मि नॉर आई लाइक पिंटू, ठीक है ना। नीदर नॉर वैसे यूज होता है कंजंक्शन के फॉर्म में, या आई लाइक नीदर ऑफ द ऑप्शंस, अगर मैं ऐसे बोला आई लाइक नीदर ऑफ द ऑप्शंस, तो ये प्रोनाउन के फॉर्म में, ये देखो नीदर नॉर एज कंजंक्शन यूज होता है, ये जब ऐसे यूज हो ना तो एज कंजंक्शन नीदर, फिर यहाँ पे एक सेंटेंस होगा, फिर नॉर के बाद फिर सेंटेंस होगा, तो ये कंजंक्शन के फॉर्म में यूज होता है। और सिर्फ नीदर हो तो आई लाइक नीदर ऑफ द ऑप्शंस, मतलब दोनों में से मुझे कोई पसंद नहीं है, तो फिर प्रोनाउन, इसको एज प्रोनाउन, जब मैं चैप्टर वाइज रूल्स लाऊंगा ना, वहां पे एक एक चीज डिटेल में क्लियर करूंगा। ठीक है, चैप्टर वाइज रूल्स विथ प्रैक्टिस, है ना, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करेंगे अपन, चैनल पे बने रहना, तो और क्लैरिटी आएगा। तो यार मैं नीदर दीज आर चिल्ड्रन हु, क्या यहाँ पे कुछ बात हो रहा है क्या दो लोग का सिर्फ? नहीं ना, चिल्ड्रन एक से ज्यादा बच्चे ना, ऐसे बात हो रहा है ना। तो यार नीदर दीज आर चिल्ड्रन हु थ्राइव एवरीवेयर हो ही नहीं सकता यार, पॉसिबल ही नहीं है। तो यार नन द लेस मीन्स फिर भी, फिर भी, फिर भी ये वो बच्चे हैं, दीज आर चिल्ड्रन, जो फलते फूलते हैं हर जगह पे, ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन। और उनके पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं जब वो सफल होते हैं, और उनके पियर्स आर एनवियस ऑफ देम, उनके जो सहपाठी हैं, समकक्षी हैं, वो ईर्ष्या के भाव रखते हैं। रिसर्च बताता है, रिसर्च शोज दैट यंग प्रोडिजीज कभी कभी ही, रेयरली, गो ऑन टू चेंज द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। आगे क्या है, अकॉर्डिंग टू द साइकोलॉजिस्ट, अगर हम साइकोलॉजिस्ट की माने, तो मेनी ऑफ हिस्ट्रीज मोस्ट ब्लैंक एंड इंपॉर्टेंट फिगर्स। अब यार मोस्ट के का केस समझो, कोई कई वर्ड होता है ना जो जिसका हम डिग्री बना सकते हैं, ऐसे हम बोलते हैं ना डिग्री बना सकते हैं, मतलब पॉजिटिव डिग्री जब होगा तो गुड बोलेंगे, कंपैरेटिव हो जब कंपैरिजन बोलेंगे तो बोलेंगे बेटर, ठीक है, और सुपरलेटिव होगा तो बोलेंगे क्या, बेस्ट। बोलो सर ये तो सबको पता है। प्रॉब्लम क्या होता है ना, कई ऐसे वर्ड होते हैं, जैसे मान लो मैं बोला इंटेलिजेंट, तो अगर इंटेलिजेंट, ठीक है, अगर मुझे ये कहना है कि कंपैरेटिव डिग्री में इसको बोलना है, तो बोलूंगा मोर इंटेलिजेंट, और अगर सुपरलेटिव में बोलना है तो बोलूंगा मोस्ट इंटेलिजेंट, ठीक है, मोस्ट प्लस पॉजिटिव डिग्री। तो कई वर्ड्स को ऐसे हम क्या करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री में बनाते हैं, सुपरलेटिव डिग्री ले जाते हैं, ठीक है। अब आगे देखो ये क्या है, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट मेनी ऑफ हिस्ट्रीज मोस्ट ब्लैंक एंड इंपॉर्टेंट फिगर्स, मोस्ट लेम, लेम मीन्स लंगड़ा भी होता है, ठीक है, हिंदी के स्पेलिंग को माफ करना गाइस, ठीक है, लंगड़ा या इनइफेक्टिव समझ लो, जैसे लेम एक्सक्यूज, है ना, फालतू का झूठ वाला एक्सक्यूज, तो लेम एक्सक्यूज, इनइफेक्टिव एक्सक्यूज। डम मीन्स गूंगा या स्टूपिड, ठीक है, गूंगा या स्टूपिड। अब देखो, तो हिस्ट्री इज मोस्ट लेम एंड इंपॉर्टेंट फिगर्स, मतलब ये कौन सा, क्या, कैसा सेंटेंस हुआ कि बहुत ही इनइफेक्टिव और इंपॉर्टेंट, कॉन्ट्रास्टिंग लग रहा है, तो हो ही नहीं सकता। अच्छा, मोस्ट डम एंड इंपॉर्टेंट फिगर्स, ये कैसा बात है, हिस्ट्री के बहुत ही स्टूपिड और इंपॉर्टेंट फिगर जो हैं, मतलब स्टूपिड भी हैं और इंपॉर्टेंट फिगर जो हैं, वो पर्टिकुलरली टैलेंटेड नहीं थे जब वो बच्चे थे, तो डम लोग और इंपॉर्टेंट का एक साथ बात कैसे होता है, जो इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं वो डम कैसे हो सकते हैं यार, ठीक है। अब रिसर्चर बचा या नोटेबल बचा, तो गाइज नोटेबल का मीनिंग है, और रिसर्चर जो रिसर्च करता है, तो एक तो नाउन है, हिस्ट्री इज मोस्ट रिसर्चर, हाँ,
नहीं होगा ना रिसर्चर ना। यहाँ पे मुझे एक ऐसा वर्ड चाहिए जो मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री का सेंस दे। तो मोस्ट नोटेबल जो है, जो नोट वर्दी है, जिसे नोट, जिसको जिसमें नोटिस करना जो जरूरी है, सही रहे, सही लगे जिसको नोटिस करना, उसको क्या बोलते हैं? नोटेबल। तो हिस्ट्री इज मोस्ट नोटेबल एंड इंपॉर्टेंट फिगर्स वर नॉट particularly talented as kids। तो ये नोटेबल हो जाएगा आंसर। अब यहाँ देखो, टू पैराफ्रेज टीएस एलियट। यार एक चीज और सीख लो ना, पैराफ्रेज से मुझे याद आ रहा है, एक सेकंड गाइस, चलो यहाँ बता दूं। कोट, अनकोट। अब बोलो ये क्या है? यार जब किसी को किसी के बात को, मान लो कोई कुछ बात बोला और उसको तुम एज इट इज दोहराना चाहते हो ना, एकदम लिटरली वैसे ही, तो तुम कोट अनकोट का यूज करते हो। जैसे मैं अगर बोलूं कि ही सेड कोट ही इज टू बिजी अनकोट, मैं ऐसे लिख दिया, ही सेड कोट ही इज टू बिजी। ये चल क्यों नहीं रहा यार? अनकोट, ठीक है। इसका मतलब जानते हो क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि एकदम लिटरली वो बोला कि वो बहुत बिजी है। लेकिन मैं अगर ऐसे इसी को यूज करता ना, ही सेड कोट, इसके बाद तुरंत अनकोट और ही इज टू बिजी, तो वो सरकास्टिक वे में मैं वो सेंटेंस बोलता, मैं मतलब व्यंग्यात्मक वे में बोलता कि यार वो ना बोल रहा था कि मतलब वो बहुत बिजी है, मतलब जब ऐसा सेंस आए कि वो बिजी नहीं है लेकिन वो बोल रहा था, तो कोट ये अनकोट है ना, यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, एंड ही इज टू बिजी। वो सरकास्टिक वे में यूज होगा। ये थोड़ा सा यहाँ के लिए इरिलीवेंट हो गया, और जानना जरूरी था गाइस, इसलिए मैं बता दिया। ठीक है, आगे चलो। तो अगर हम टीएस एलियट की बात को अपने शब्दों में कहें तो देयर करियर टेंड टू एंड नॉट विथ अ बैंग, मतलब धमाके के साथ एंड नहीं होता है करियर, एकदम है ना, धूम धड़ाके से एंड नहीं होता है, बल्कि धूम धड़ाके से एंड नहीं होता है, तो जरूर शांति वांति से यूज होता होगा। ये देखो विम्पर मुझे पहले ही मिल गया, विम्पर है ना, मतलब स्लो साउंड ऐसा कुछ। इसका मीनिंग, ये मैं इरेज कर देता हूँ, इसका मीनिंग है स्लो साउंड, ठीक है। और देख लेते हैं बाकी ऑप्शंस भी। अरी अरिकंसाइल, रिकंसाइल का मीनिंग होता है कि मतलब क्या, सुलह उलह से, उनका करियर एक सुलह से, क्या इधर लड़ाई वड़ाई हो रहा था क्या? नहीं ना। क्या सुलह से, मित्रवत संबंध से उनका जो है बना के और करियर खत्म होता है? नहीं, ऐसा कोई सेंस ही नहीं आ रहा। इम्पैप एंड इम्पैल्पेबल, पैल्पेबल मतलब जो, मतलब टेंजिबल हो, जिसे महसूस किया जा सके, जिसे टच किया जा सके, ठीक है, जिसका कोई फिजिकल फॉर्म हो, या जो अगर एब्स्ट्रैक्ट सेंस में समझे, अगर भावनाओं के स्तर पे समझे, तो जिसको समझा जा सके। तो उनका करियर ऐसे चीज से एंड सकता होता है जिस जो समझा ना जा सके। यार ये उतना बढ़िया नहीं लग रहा, क्लैरिटी नहीं आ रहा। देखो मोस्ट अप्रोप्रिएट लग रहा है क्या? धमाके का, बैंग मीन्स धमाका, तो स्लो साउंड विम्पर ही होगा। इंडोमिटेबल मतलब, एंड इनडोमिटेबल मतलब जो अजेय हो, जो मतलब हारे ना। तो अगर हारता ही नहीं वो, तो करियर एंड हो जाता बैंग के साथ ही, है ना। तो यानी ये भी नहीं हो सकता। अगर ये हो जाता तो फिर विथ एंड विथ अ बैंग, क्योंकि वो इंडोमिटेबल है, तो ये फिर तो सही हो जाता। लेकिन एंड नॉट विथ अ बैंग है, तो स्लो साउंड इज द ओनली ऑप्शन। गाइज यहाँ पे ये वर्ड्स हैं, ये वो वर्ड्स हैं जो कि गिवन है ऑलरेडी आपके क्लोज टेस्ट में, और ये आपको लिखना नहीं पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे मैं प्रिंट कर दिया हूँ, मेंशन है, और आपको सब यहीं से याद कर लेना है, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट थे। अब अगले अगले क्लोज टेस्ट पे चलते हैं गाइज। तो गाइज दूसरा क्लोज टेस्ट ये रहा, ठीक है। फिर से हम क्या करेंगे, हमारा अप्रोच क्या रहेगा? एसएफ अप्रोच रहेगा। हमारे अप्रोच का नाम चलो दे देते हैं एसएफ अप्रोच, मतलब सर स्किमिंग एंड फिलिंग। पहले रीडिंग में स्किमिंग करेंगे, दूसरे रीडिंग में फिल करेंगे मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को, ठीक है। और याद रखना, जब स्किमिंग करेंगे तो मतलब समझते चलेंगे, वो मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है। चलो फिर से सॉल्व करते हैं। व्हेन ओजेया क्रूज बैंक्स, व्हेन ओजेया क्रूज बैंक्स मूव्ड टू ओहियो फ्रॉम न्यूजीलैंड। इतना तक में क्या समझ में आ रहा है कि जो ओजोया क्रूज बैंक्स है, ये मुझे ऐसा फील आ रहा है कि जैसे कोई एचडीएफसी या एसबीआई बैंक वगैरह है, वैसा कुछ ये बैंक का नाम है, ओजोया क्रूज बैंक्स moved to Ohio from New Zealand blank years ago. She was overwhelmed by the logistics of uprooting her life. अब देखो she was overwhelmed by, इससे ही समझ में आ गया कि भाई साहब ये बैंक नहीं है, ये ओजोया क्रूज बैंक जो नाम है वो क्या है, किसी इंडिविजुअल लड़की का नाम है, ठीक है, इंडिविजुअल का नाम है,
व्यक्तिगत एक इंसान का क्या नाम है? ओजेया क्रूज बैंक्स। ठीक है। शी वॉज ओवरवेल्म्ड बाय द लॉजिस्टिक्स ऑफ ऑपरेटिंग हर लाइफ। अब यार ये ओवरवेल्म्ड है ना, ओवरवेल्म्ड जो है ये मिक्स्ड फीलिंग, मिक्स्ड इमोशंस कह दो। जब इतना ऐसा मिक्स्ड इमोशंस आ जाए, इतना मिक्स्ड फीलिंग आ जाए कि तुमको कुछ समझ में ही ना आए, मतलब बराज ऑफ इमोशंस, एकदम बहुत ज्यादा इमोशंस आ जाए, इमोशनल लोड हो जाए, तब तुम ओवरवेल्म फील करते हो। एक और वर्ड याद आ रहा है यार मुझे गाइस, ये देखो पेट्रीफाइड, या आप ना ऐसे लिखो, ये तो सेकंड फॉर्म हो गया वो आपका पेट्रीफाई। पेट्रीफाई का मतलब होता है कि एकदम सुन्न पड़ जाना। कैसे सुन्न पड़ना? एकदम ठहर जाना। कैसे? ऐसे समझो कि किसी का अचानक से शॉकिंग न्यूज आया कि किसी XYZ रिलेटिव की डेथ हो गई, तो ही वेंट पेट्रीफाइड, या सॉरी ऐसे बोलो इसको कि ही गॉट पेट्रीफाइड आफ्टर हियरिंग द न्यूज। न्यूज को सुन के वो क्या हो गया? सुन्न पड़ गया एकदम। और एक और होता है देखो, नम, NUMB, नम। नम मतलब ऐसा सुन्न पड़ना ना कि फिजिकल सेंसेशन जो है, फिजिकल सेंसेशन, ऐसे टच कर रहे हैं तो पता ही नहीं चल रहा है ना? जैसे जो एनेस्थीसिया दिया जाता है, तो वो उससे फिजिकल सेंसेशन क्या है? खत्म हो जाती है। ठीक है। तो उस केस में नम यूज होता है। ठीक है। तो वो जो ओजेया क्रूज बैंक्स है, शी वॉज ओवरवेल्म्ड बाय द लॉजिस्टिक्स ऑफ ऑपरेटिंग हर लाइफ। मतलब भैया ये लॉजिस्टिक्स क्या है? यार लॉजिस्टिक्स ये होता है ना कि मान लो तुम ऐसा कह रहे हो कि तुम्हारा तुम्हारा ना कोई डील हुआ तुम्हारे दोस्त से कि ठीक है मैं ये सामान यहाँ तक पहुंचा दूंगा। मान लो ये है, ट्रक है तुम्हारे पास, और तुम बोल रहे हो कि ठीक है वो ट्रक से मैं वो माल लोड करके और पहुंचा दूंगा। तो फिर तुम्हारा दोस्त पूछता है कि ठीक है जो लॉजिस्टिक्स है यानी जो बीच में अरेंजमेंट है, प्लानिंग है, ये ट्रैवलिंग वोवलिंग का खर्चा, ये सब कौन मैनेज करेगा? तो उसी को बोलते हैं लॉजिस्टिक्स, या कोई अरेंजमेंट या प्लानिंग। तो यहाँ पे कैसे सेंस आ रहा है? ही वॉज ओवरवेल्म्ड बाय द लॉजिस्टिक्स ऑफ अपरूटिंग हर लाइफ। जो उथल पुथल था उसके जीवन में, उसके लॉजिस्टिक्स से वो क्या हो गई? ओवरवेल्म हो गई। मिक्स्ड इमोशन, पूरा मिक्स्ड फीलिंग आ गया। उसको पता ही नहीं चल रहा था कि क्या करें, वैसे फीलिंग में चली गई वो। ठीक है। बट क्रूज बैंक्स, लेकिन क्रूज बैंक्स डेनिजन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, जो कि एक डेनिजन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हैं और एक सिंगल मॉम भी हैं, हु इज ऑल्सो माई नेबर एंड फ्रेंड, वॉज ब्लैंक टू फाइंड अ हाउस नेक्स्ट टू पब्लिक एलिमेंट्री स्कूल। ठीक है। क्रूज बैंक, जो कि एक डेनिजन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है और सिंगल मॉम है, जो कि मेरी नेबर भी है और फ्रेंड भी है, वो ब्लैंक थी टू फाइंड अ हाउस नेक्स्ट टू पब्लिक एलिमेंट्री स्कूल। ये सब मन में चल रहा होगा पहले रीडिंग में जब आप पढ़ रहे होगे, तो ठीक है ऐसे ही आप मीनिंग निकाल रहे होगे। He assumed that she would be able to walk up her daughter। वो अज्यूम की वो सोची कि मैं ना चल के पैदल अपने बच्चे को ले आऊंगी। बच्ची को, सॉरी, डॉटर, डॉटर है ना, अपनी बेटी को लेकर आ जाऊंगी। क्यों ऐसा सोची वो? क्योंकि उसका घर जो है वो पब्लिक एलिमेंट्री स्कूल के कहाँ पे है? पास में ही, बाजू में ही। ठीक है। A needed convenience given that she didn't yet have a car। और ये एकदम उसके लिए सुविधाजनक भी था उस समय के लिए, क्योंकि उसके पास कार नहीं था अभी तक, है ना? ये बात मद्देनजर रखते हुए, गिवन दैट शी डिडंट हैव अ कार, ये बात एक नीडेड कन्वीनियंस था उस समय, ये सुविधाजनक बात ही थी कि ये जो घर है पास में था एलिमेंट्री स्कूल के, और उसके पास वो सोची कि मैं पैदल चली जाऊंगी लेने, यही उसके लिए कन्वीनियंट होता, सुविधाजनक होता। इसका मतलब सुविधाजनक, है ना, सुविधा। और उसके पास कार भी नहीं था, तो यही सुविधाजनक होता उसके लिए। अनफॉर्चुनेटली, बट दुर्भाग्यवश, व्हेन शी वेंट टू रजिस्टर हर डॉटर फॉर किंडरगार्टन, जब वो अपने डॉटर को रजिस्टर करने गई, उसका नाम रजिस्टर करने गई किंडरगार्टन में। ये बच्चों के स्कूल को क्या बोलते हैं? किंडरगार्टन। ठीक है। और किंडरगार्टन से ही तुम्हें अगर याद आया होगा, आप लोग कोई पढ़े होंगे LKG या UKG, तो यार ये लोअर किंडरगार्टन को बोलते हैं, और यार ये अपर किंडरगार्टन को बोलते हैं। ठीक है। हम LKG से कहाँ जाते हैं? UKG में। फिर क्लास 1 2 ऐसे शुरू होता था। चलो, तो जब वो अपने बच्ची को रजिस्टर करने गई किंडरगार्टन में, शी वॉज मेट विथ एन ब्लैंक सरप्राइज। तो वो उसको एक सरप्राइज का वो सरप्राइज उसको हुआ कि द ओनली ब्लैंक ऑप्शन was a half day program। The only blank option
was a half day program that would bus student to a day care center on the outskirts of the town for the afternoon. पर जब वो रजिस्टर करने गई किंडरगार्टन में अपने बच्ची को, तो सरप्राइज हो गए कि केवल ऑप्शन जो उसके पास बचा हुआ है वो हाफ डे प्रोग्राम का है, आधे दिन का प्रोग्राम का है, मतलब आधे दिन के लिए बच्चा जाएगा वो स्कूल में। और वो प्रोग्राम में उन स्टूडेंट्स को, उन बच्चों को बस से एक डे केयर सेंटर में ले जाया जाएगा आउटस्कर्ट्स ऑफ द टाउन में, शहर के बाहरी किनारा को। ये मैं सब कुछ वर्ड को जो है ना, हाइलाइटेड वर्ड्स हैं, ये मेंशन्ड है ऑलरेडी पीडीएफ में, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप बस समझते चलो। ये आउटस्कर्ट्स ऑफ द टाउन में आफ्टरनून के लिए जो है ले जाया जाएगा बच्चों को। देख रहे हो ना, हाफ डे प्रोग्राम है इसलिए आफ्टरनून। द डिस्ट्रिक्ट डिड ऑफर ए लिमिटेड नंबर ऑफ फुल डे स्लॉट्स। जो डिस्ट्रिक्ट है वो लिमिटेड नंबर ऑफ फुल डे स्लॉट्स जो है ऑफर करता था, ठीक है ना। बट दोज हैड ऑल बीन क्लेम्ड इन अ लॉटरी अर्लियर दैट स्प्रिंग। देखो, डिस्ट्रिक्ट जो है लिमिटेड नंबर ऑफ फुल डे स्लॉट्स ऑफर तो करता था, लेकिन जो सीट्स लिमिटेड अवेलेबल थी वो भी जो है वो क्लेम कर लिया गया था दूसरे के द्वारा लॉटरी सिस्टम में स्प्रिंग सीजन में, है ना। ये जब गई थी उस स्प्रिंग में से पहले ही लॉटरी में वो क्लेम कर ली गई थी वो सीटें जो फुल डे स्लॉट्स के लिए अवेलेबल थी। और एंड केम विद अ ट्यूशन कॉस्ट, मतलब फुल डे स्लॉट्स जो हैं जिसकी सीट्स बुक थी ऑलरेडी, उसमें ट्यूशन कॉस्ट भी लगता था। एंड आई वाज लाइक, कॉस्ट में मतलब क्या, मेरे से पैसा लोगे क्या? ऐसा कौन बोल रहा है? ओजिया क्रूज बैंक्स। आई वाज लाइक, शी वाज लाइक, कॉस्ट मी, क्या पैसे लोगे मेरे से? पब्लिक स्कूल कॉस्ट मनी हियर, पब्लिक स्कूल में भी यहाँ पैसे लगते हैं। शी टोल्ड मी, ये अपने नेबर से बोली, है ना, कि क्या पब्लिक स्कूल में भी यहाँ पैसे लगते हैं? मेनी पेरेंट्स अक्रॉस द यूनाइटेड स्टेट्स लाइक क्रूज बैंक्स मे अज्यूम दैट फ्री फुल डे किंडरगार्टन इज अ ब्लैंक पार्ट ऑफ कंट्रीज पब्लिक एजुकेशन सिस्टम। बहुत से पेरेंट पूरे यूनाइटेड स्टेट में क्रूज बैंक्स के तरीके के ही सोचते हैं, एज्यूम करते हैं कि फ्री और फुल डे किंडरगार्टन है, ये ब्लैंक पार्ट है कंट्री के पब्लिक एजुकेशन सिस्टम का, ठीक है। और मैं उनमें से एक थी, आई वॉज वन ऑफ देम until my youngest until my youngest had to our district lottery several months ago। मैं उनमें से तब तक थी जब तक कि मेरा जो यंगेस्ट बच्चा है वो गया डिस्ट्रिक्ट लॉटरी में सेवरल मंथ्स एगो, ठीक है। ये उसके साथ तब तक हाल ऐसा था जब तक कि उसका ये जो डिस्ट्रिक्ट लॉटरी सिस्टम था ना, लिमिटेड नंबर ऑफ फुल स्लॉट्स के लिए, उसमें जब तक उसका बच्चा यंगेस्ट नहीं चला गया तब तक उसका ये हाल था। व्हेन ही वाज असाइंड टू हाफ डे प्रोग्राम, जब जब वो हाफ डे प्रोग्राम में असाइन किया गया था, जब उसका हाफ डे प्रोग्राम उसको मिला था, है ना। वैसे असाइन टू मतलब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, दैट दैट वर्क वाज असाइन टू मी बाय प्रिंसिपल सर। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपना, देना, है ना। यहाँ पे एडमिशन वाला सेंस आ रहा है कि जब वो उसको असाइन किया गया, वो चीज दिया गया हाफ डे प्रोग्राम वाला उस बच्चे को, तो आई स्वंग बिटवीन अलार्म एंड फ्रस्ट्रेशन। तो देखो, स्वंग है ना, जो ये झूलना झूलाना, ये स्विंग, स्विंग, स्वंग और स्वंग। ये एक सेकेंड, ये देखो स्वंग, ये तो जान ही रहोगे, V1 V2 V3, है ना। तो जब ऐसा था कि उसको हाफ डे प्रोग्राम असाइन हुआ था, तो मैं झूल रही थी बिटवीन अलार्म एंड फ्रस्ट्रेशन। अलार्म का मतलब यहाँ पे बजने वाला अलार्म नहीं, चिंता और फ्रस्ट्रेशन, ठीक है। चिंता एकदम परेशानी से, फ्रस्ट्रेशन के बीच में एकदम झूल रही थी जब उसको क्या हुआ था, हाफ डे प्रोग्राम असाइन हुआ था। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, स्कीमिंग करेंगे। ये सब जो जो भी मैं बोल रहा था, समझा रहा था, ये अपने माइंड में होना चाहिए जल्दी जल्दी से, ठीक है। पढ़ेंगे अपन उस टाइम पे ये हो जाना चाहिए। और फिलिंग अब होगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को हम क्या करेंगे, फिल करेंगे, ठीक है। चलो फिर से देखते हैं। तो जब ओजेया क्रूज बैंक्स मूव टू ओहियो फ्रॉम न्यूजीलैंड ब्लैंक ईयर्स एगो, पर्टिकुलर ईयर एगो, सेवरल ईयर्स एगो, इनॉर्मस ईयर्स एगो, इमेंस। पहले देखो इमेंस का मतलब समझो। मैं बोला ना कि आई गॉट इमेंस प्लेजर व्हेन शी टच्ड मी, मुझे अत्यधिक आनंद की अनुभूति हुई जब उसने मुझे छुआ। तो व्हेन ओजया मूव टू ओहियो फ्रॉम न्यूजीलैंड, अत्यधिक ईयर्स एगो, इमेंस ईयर्स एगो, मजा नहीं आ रहा है, अप्रोप्रिएट तो नहीं है, ये उचित नहीं है। दिस विल नॉट बी द एप्ट ऑप्शन ओवर हियर, ठीक है। इनॉर्मस, विशाल, है ना। मूव टू ओहियो फ्रॉम न्यूजीलैंड,
इनॉर्मस ईयर होगा, विशाल बहुत बड़ा के केस में यूज होता है वो, साइज है ना, इनॉर्मस जाइंट इस टाइप से यूज होता है, तो ये इनॉर्मस भी नहीं होगा। पर्टिकुलर ईयर होगा, ओहियो से न्यूजीलैंड जो है वो सॉरी न्यूजीलैंड से ओहियो जब वो शिफ्ट हुई तो किसी निश्चित ईयर से गो या सेवरल ईयर गो, ये कई कई साल पहले जब सेंस देना हो, निश्चित निश्चित ईयर से गो, क्लियर ही नहीं है तो सेवरल ही यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा। शी वॉज ओवरवेल्म्ड, ये पर्टिकुलर तो होगा नहीं, अब आगे चलते हैं। शी वॉज ओवरवेल्म्ड बाय द लॉजिस्टिक्स ऑफ अपरूटिंग हर लाइफ, ये सब सब समझा चुका। बट क्रूज बैंक अ डेनिजन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर एंड अ सिंगल मॉम, सिंगल मॉम मतलब समझते हो ना, मतलब वो डिवोर्सी थी, ठीक है। हु इज ऑल्सो माई नेबर एंड फ्रेंड वॉज ब्लैंक टू फाइंड अ हाउस नेक्स्ट टू पब्लिक एलिमेंट्री स्कूल। अब एक चीज देखना, यहाँ पे वो ओवरवेल्म्ड थी, ठीक है, यानी यहाँ तक तो परेशान है, ठीक है, और ये सब उसके बारे में है डिटेल कि वो क्या थी, सिंगल मॉम थी। यहां से फिर ब्लैंक आ जाता है, तो हु इज ऑल्सो माई नेबर एंड फ्रेंड वॉज ब्लैंक टू फाइंड अ हाउस नेक्स्ट टू पब्लिक एलिमेंट्री स्कूल। वरीड और डिस्ट्रॉट, ये भी एकदम परेशान रहना, वरीड मीन्स भी चिंता। कभी भी याद रखना जब दो ऑप्शन सिमिलर टाइप से होना, ये दोनों नहीं हो सकते, बहुत कम चांस है कि दोनों में से कोई एक होगा, एकदम सिमिलर है, नजदीक नजदीक है, पर यहाँ पे फिल करके देखते हैं कि क्या मीनिंग निकल रहा है। हु इज ऑल्सो माई नेबर एंड फ्रेंड वॉज डिस्ट्रॉट टू फाइंड द हाउस नेक्स्ट टू पब्लिक एलिमेंट्री स्कूल, मतलब पब्लिक जो बेसिक स्कूल, पब्लिक एलिमेंट्री स्कूल मतलब जो शुरुआती स्कूल है, जहां मतलब एबीसीडी जहां पढ़ाई होती है, एलिमेंट्री मतलब बेसिक, ठीक है। तो वैसा स्कूल उसके बच्चे के लिए अगर घर के बगल में मिल जाए तो वो परेशान, डिस्ट्रॉट क्यों होगी, वरीड क्यों होगी, और डिस्पैशनेट भी क्यों होगी। पैशन मीन्स लालसा, जो करने का मन करे तुमको बहुत ज्यादा, है ना, तो डिस्पैशनेट भी नहीं होगी भैया, रिलीव्ड ही होगी। रिलीफ से ही क्या बना है, रिलीफ से बना है रिलीव्ड, तो वो रिलीव्ड ही होगी ना, बहुत एकदम राहत महसूस करेगी ना वो, क्योंकि भाई जो घर है ना वो पब्लिक एलिमेंट्री स्कूल के बगल में ही मिल गया है, तो भैया वो क्या होगी, रिलीव्ड होगी, ठीक है। शी assumed that she would be able to walk to pick up her daughter, वो सोची कि भैया हम क्या करेंगे कि जाएंगे बच्चे को पैदल और लेकर आ जाएंगे, क्योंकि यही सबसे कन्वीनियंट है अभी, गिवन दैट, ये बात मद्देनजर रखते हुए कि उसके पास उस समय तक कार नहीं था, ठीक है, ये हो गया। अनफॉर्चुनेटली व्हेन शी वेंट टू रजिस्टर हर डॉटर, दुर्भाग्यवश जब किंडरगार्टन में अपने बच्चे को रजिस्टर करने गई, शी वाज मेट विथ एन ब्लैंक सरप्राइज। देखो यहीं से सेंटेंस है अनफॉर्चुनेटली, यहीं समझ में आ रहा है कि यार कुछ तो गड़बड़ होने वाला है ना। दुर्भाग्यवश जब वो गई रजिस्टर करने किंडरगार्टन में, उसको तो वो मेट विथ ब्लैंक सरप्राइज, अग्रीएबल सहमत होने वाले सरप्राइज से अगर, या अम्यूजिंग या इंजॉयबल, अम्यूज मीन्स भी इंजॉयबल टाइप ही होता है, मतलब जो अच्छा आनंद दे वो अम्यूजिंग होता है ना, ठीक है। तो अम्यूजमेंट पार्क वगैरह होता है ना, वैसे ही अम्यूज मीन्स इंजॉयबल, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, है ना। सहमत होने वाले सरप्राइज से अगर वो उसको उसको सहमत होने वाला सरप्राइज मिला तो दुर्भाग्यवश कैसे हो सकता है, यानी जरूर अनप्लेजेंट, है ना, बुरा फील कराने वाला सरप्राइज जो है मिला उसको, इसलिए वो अनप्लेजेंट सरप्राइज मिला, वो क्या हो गई, इसीलिए वो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे मेंशन है, तो क्या होगा आंसर, अनप्लेजेंट सरप्राइज। द ओनली ब्लैंक option was a half day program that would bus students to a daycare center. The only futile मतलब pointless, futile का मतलब तो pointless होता है भाई साहब, pointless, हाँ, only futile option was half day program, only, देखो ऑप्शन तो है तो फ्यूटाइल कैसे हो सकता है, पॉइंटलेस ही नहीं, ऑप्शन तो अवेलेबल है तो पॉइंटलेस तो होगा नहीं। नॉन वायबल या इनएक्सेसिबल, हाँ, ये देखो, नॉन वायबल जो है इसका मतलब होता है जो ना करा जा सके, जो करना पॉसिबल ना हो। ओनली नॉन वायबल ऑप्शन वाज, यहाँ पे तो वायबल ऑप्शन था, ये यहाँ पे तो करने योग्य ऑप्शन था कि ठीक है भैया, यहाँ पे हम पता आगे पढ़े थे जब, तो पता चला था कि फुल डे स्लॉट्स बुक था लेकिन हाफ डे प्रोग्राम के लिए ऑप्शन अवेलेबल था, तो क्या नॉन वायबल, ये तो करने वायबल था, यानी ये होगा नहीं। इनएक्सेसिबल भी नहीं कह सकते क्योंकि हाफ डे प्रोग्राम आप एक्सेस कर सकते हो और अपने बच्चों को आउटस्कर्ट्स में भेज सकते हो आफ्टरनून के लिए, तो ये इनएक्सेसिबल भी नहीं हो क्योंकि एक्सेस था, है ना, एक्सेस था, किसी चीज का एक्सेस होने का मतलब समझते हो, यानी मुझे ना एक्सेस है कि मैं सरकारी अस्पताल में जाके अपना इलाज करा सकूं,
या मैं ना वानखेड़े स्टेडियम में जाके मुझे एक्सेस है वानखेड़े स्टेडियम में जाने का, या एक्सेसिबल ऐसे ना कि जो चीज तुम्हारे पहुंच में हो। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे मैं बोला ना कि मैं जाके इलाज करा सकता हूँ हॉस्पिटल में, तो ये सुविधा मेरे लिए क्या है, एक्सेसिबल है, मैं एक्सेस कर सकता हूँ। तो ये इनएक्सेसिबल ऑप्शन तो था नहीं हाफ डे प्रोग्राम का, यानी क्या था, द ओनली अवेलेबल ऑप्शन, एकमात्र अवेलेबल ऑप्शन था तुम्हारा ओजया क्रूज बैंक्स के लिए कि वो अपने बच्चे को डे केयर सेंटर में भेजे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ये सब पढ़ चुके थे, लिमिटेड नंबर ऑफ फुल स्लॉट्स, आगे चले, है ना, ये सब पढ़ चुके थे, इसका मतलब बता दिया हूं। अब यहां से करता हूं, मेनी पेरेंट्स अक्रॉस द यूनाइटेड स्टेट्स लाइक क्रूज बैंक्स मे अज्यूम दैट फ्री फुल डे किंडरगार्टन इज अ ब्लैंक पार्ट ऑफ कंट्री पब्लिक एजुकेशन सिस्टम। बहुत से पेरेंट्स पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में क्रूज बैंक की तरह एज्यूम करते हैं कि दैट फ्री फुल डे किंडरगार्टन जो है वो ब्लैंक पार्ट ऑफ कंट्री पब्लिक एजुकेशन सिस्टम है। डिसअप्रूव्ड डिसअप्रूव्ड सॉरी डिसअप्रूव्ड पार्ट ऑफ द कंट्री एजुकेशन सिस्टम। भैया, फ्री फुल डे किंडरगार्टन जो है, बच्चों को फ्री में पढ़ाई मिलेगा फुल डे, वो डिसअप्रूव्ड कैसे हो सकता है, सीजलेस कैसे होगा यार, सीजलेस ये बताओ। सीजलेस का मतलब है जो रुके ही ना, है ना। किंडरगार्टन इज सीजलेस पार्ट ऑफ कंट्रीज पब्लिक एजुकेशन सिस्टम। चलो इसको अभी जो है इसमें रिक्वायर्ड में क्लियर करेंगे कि क्या मतलब कौन सा हो सकता है, लेकिन इन एसेंशियल तो हो ही नहीं सकता यार, किसी को भी अच्छा लगेगा कि मेरा बच्चा जाए फ्री में पढ़े, फुल डे पढ़े किंडरगार्टन में, है ना। तो रिक्वायर्ड जो है ज्यादा सही लग रहा है, सीजलेस क्यों नहीं लग रहा है, यहाँ पे सेंस क्लियर नहीं आ रहा है सीजलेस से। देखो, फुल डे किंडरगार्टन इज अ सीजलेस, सीजलेस ये होता है ना कि लगातार रुके ही ना। स्कूल तो वैसे भी शाम के बाद बंद हो जाता है यार, तो किंडरगार्टन इज अ सीजलेस पार्ट ऑफ, मजा नहीं आ रहा है ना। जैसे मैं सीजलेसली बोलते चला जाऊं तो ये समझ में आ रहा है, लगातार एकदम बोलते चला जा रहा है ना। यहाँ पे द इज अ किंडरगार्टन इज अ रिक्वायर्ड, एकदम जरूरी, रिक्वायर्ड है, जिसका जरूरत है ना। पार्ट ऑफ कंट्रीज पब्लिक, कंट्री का, यहाँ देखो ये कंट्रीज का मतलब क्या, कंट्री का। कंट्रीज जब भी तुम्हारा थोड़ा ग्रामर वाला चीज बता दूं, जब भी दो नॉन लिविंग थिंग के बीच रिलेशन दिखाना हो ना, तो ये अपॉस्ट्रोफी एस लग जाता है। ठीक है, ये मैं जब चैप्टर वाइज रूल्स कराऊंगा तो उसमें और अच्छे से बताऊंगा। चलो, तो कंट्रीज पब्लिक एजुकेशन सिस्टम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड हो जाएगा आंसर। आई वॉज वन ऑफ देम until my young had to our district lottery several months ago when he was assigned to half day program. I swung between alarm and frustration. तो यार इस तरीके से आपको जो है एसएफ अप्रोच अपना के, एसएफ क्या अप्रोच, स्किमिंग एंड फीलिंग। पहले हम क्या करेंगे, स्किम करेंगे, उसमें मन में ये सब मीनिंग समझते जाएंगे, टॉपिक का एकदम क्रक्स निकालेंगे, अच्छा इस बारे में है, सेंस क्या है, कहीं आगे जाके कॉन्ट्रास्टिंग सेंस तो नहीं आ रहा है ना। वो सब ऑब्जर्व करते करते और देखें कि कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। एक चीज और हम यहाँ पे सीखे कि डिस्ट्रॉट और वरीड जैसे ऐसे सिमिलर ऑप्शन मिलेगा तो हम क्या करेंगे, हम भैया कोशिश करेंगे कि ये इसको ना सेलेक्ट करें, है ना, यानी बाकी दो में कोई ना कोई आंसर होगा, तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे गाइस। चलते हैं अगले क्लोज टेस्ट में। ये वो इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो कि हाईलाइटेड हैं हमारे क्लोज टेस्ट में, ठीक है, ये सब आप याद कर लीजिएगा निमोनिक टेक्निक से, जो मैं अपने वोकैब बॉम्ब सीरीज में जो वीडियोस डाल रहा हूँ उसमें बता रहा हूँ कैसे याद करना है वोकैबुलरी। तो गाइस ये रहा अगला क्लोज टेस्ट। ऑयल इज ऑलमोस्ट सर्टेनली वन ऑफ द ओशंस ग्रेटेस्ट रिसोर्सेज। ठीक है यार, यहाँ पे ओशंस ग्रेटेस्ट दिखा ना, एक ये चीज मैं यहाँ बताना भूल गया। गाइस यहाँ पे हम डिस्कस किए थे कि अपॉस्ट्रोफी इज नॉन लिविंग थिंग्स में रिलेशन दिखाने के लिए हम यूज करेंगे, रिलेशन दिखाने के लिए नॉन लिविंग थिंग्स में यूज करेंगे। गाइस कई बार ना इसको ग्रामेटिकली गलत कंसिडर किया जाता है, ये मुझे क्लैरिटी दे देनी चाहिए थी। देखो कई बार ना जब जैसे ऐसे समझो, मैं अगर बोलूं कि टेबल्स लेग्स आर ब्रोकन, तो अगर तुम्हें ये क्वेश्चन एरर में मिला ना, गाइस इसको गलत मानना, ठीक है। ये जो पार्ट है टेबल्स लेग, टेबल का लेग, कभी भी नॉन लिविंग के लिए इसको ऐसे लेग, द लेग्स या लेग्स ऑफ द टेबल, द नहीं, लेग्स ऑफ, ऑफ लगा के रिलेशन दिखाते हैं, लेग्स ऑफ द टेबल
आर ब्रोकन। सही ऐसे होगा, पर मेरी बात सुन लो, ये हो गई फॉर्मल राइटिंग, फ्रो नहीं, फॉर्मल, फॉर्मल राइटिंग, ठीक है। इनफॉर्मली जब बोलेंगे ना तो टेबल्स लेग आर ब्रोकन, या अब हम कह सकते हैं यहाँ पे भी जैसे था कि कंट्रीज पब्लिक एजुकेशन सिस्टम, अगर फॉर्मली बोलेंगे तो इसको बोलेंगे पब्लिक एजुकेशन सिस्टम ऑफ द कंट्री, ठीक है। हम इस तरीके से बोलेंगे। ये ऐसा होता है गाइज, अब मॉडर्न राइटिंग में हम ये करते हैं कि कलेक्टिव और एज अ मतलब कलेक्टिव और पर्सोनिफाइड नाउन के तरीके से यूज करते हैं हम किसी भी शब्द को, तब हम उस नॉन लिविंग थिंग को में अपॉस्ट्रोफी एस लगा देते हैं। ऐसे कंट्रीज पब्लिक एजुकेशन सिस्टम, ये यहाँ पे देखो, ये देखो, ओशंस ग्रेटेस्ट रिसोर्सेज या वर्ल्ड्स ऑयल, तो ये सब सब तो नॉन लिविंग है, फिर यूज कैसे हो रहा है? ये यूज करते हैं अपन, लेकिन जब एरर में आएगा तो उस टाइम पे आप ये देखना कि ऑफ सही है, मतलब ऑफ है कि नहीं। जैसे मैं एग्जांपल दिया ना, यहाँ पे देखो, लेग्स ऑफ द टेबल, ना कि टेबल्स लेग्स आर ब्रोकन, ठीक है। चलो अब शुरू करते हैं। वही अपना एसएफ अप्रोच, पहले स्किमिंग फिर फिलिंग। स्किम मतलब एकदम क्रक्स निकाल लेना, जल्दी जल्दी पढ़ के, समझ रहे हो, है ना? जैसे आप मलाई निकालते हो ना दूध से, वैसे ही। ऑयल इज ऑलमोस्ट सर्टेनली वन ऑफ द ओशंस ग्रेटेस्ट रिसोर्सेज। अब यहाँ पे ऑलमोस्ट सर्टेनली हाईलाइटेड है, इसका मतलब क्या है गाइस? इसका मतलब है ना कि मतलब पूरा पूरा श्योरिटी है एकदम, मतलब गलती का कम गुंजाइश है, ऐसा समझ लो, ठीक है ना। यहाँ पे मीनिंग भी मैं मेंशन कर दिया हूँ। अब ये देखो, लगभग पूरी पूरी श्योरिटी के साथ, मतलब डाउट बहुत कम है, ठीक है। चलो, वन ऑफ द ओशंस ग्रेटेस्ट रिसोर्सेज है ऑयल। 33% ऑफ द वर्ल्ड्स ऑयल कम फ्रॉम सीवर्ड फील्ड्स इन सीज। दुनिया का 33% ऑयल जो है वो कहाँ से आता है? सीवर्ड फील्ड्स इन सीज। सीवर्ड फील्ड्स का मतलब है कि जो सीज में जो जो खेत फैली हुई हैं, कहाँ पे? समुद्र में। ऑयल्स आर लिक्विड्स दैट इजली बर्न एंड डू नॉट ब्लैंक इन वाटर, ठीक है। ऑयल ऐसा लिक्विड है जो कि इजिली जल जाता है और डू नॉट ब्लैंक इन वाटर। अभी ये क्या ब्लैंक है वो हम आगे देखेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम, अक्सर, दे आर मेड ऑफ चेन्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम। अक्सर ये बने क्या से होते हैं? चेन्स ऑफ कार्बन, चेन्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स। देर आर थ्री ब्लैंक टाइप्स ऑफ ऑयल्स। देर आर थ्री ब्लैंक टाइप्स ऑफ ऑयल्स कौन कौन सा? मिनरल, एसेंशियल एंड फिक्स्ड ऑयल, है ना। मिनरल, एसेंशियल एंड फिक्स्ड ऑयल्स, तीन टाइप का ब्लैंक टाइप्स ऑफ ऑयल्स होता है। आप देखें क्या भरना है ब्लैंक में आगे। ये सब सब जो है एग्जाम में चल रहा होगा उसी समय पे ब्रेन में, ठीक है। और आप जो है फिर पढ़ के ऐसे मीनिंग निकालोगे, जब कंटेक्ट समझ में आएगा तो फिर फिल करते जाओगे। चलो, फ्रॉम प्लांट्स एसेंशियल्स, एसेंशियल ऑयल्स आर थिन सेंटेड ऑयल्स। मतलब इस सेंटेंस का मतलब ये है कि प्लांट से जो निकलता है वो एसेंशियल ऑयल थिन होता है और सेंटेड ऑयल निकलता है प्लांट से, ठीक है। ये इसीलिए इतना कॉमा दिया हुआ है, बिकॉज दे फ्रिक्वेंटली हैव एन ऑर्डर, क्योंकि अक्सर इनमें क्या होता है, एक गंध होता है, इनमें एक ऑर्डर होता है। एसेंशियल ऑयल आर एसेंशियल एसेंशियल ऑयल्स आर ब्लैंक इन परफ्यूमरी एंड फूड फ्लेवरिंग। शायद यहाँ यूज्ड वगैरह यूज होगा, पर वो देखेंगे जब ऑप्शन आएगा। एसेंशियल ऑयल आर ब्लैंक इन परफ्यूमरी, परफ्यूमरी वो जगह है जहाँ पे परफ्यूम बनता है, ठीक है। फूड फ्लेवरिंग, जो एसेंशियल ऑयल है उसको परफ्यूमरी में वो या तो प्रोड्यूस होता है, मतलब परफ्यूमरी वो जगह है जहाँ पे ऑयल या परफ्यूम सॉरी प्रोड्यूस होता है। और फूड फ्लेवरिंग में एसेंशियल ऑयल का यूज होता है, मतलब फूड को फ्लेवर देने के लिए एसेंशियल ऑयल का यूज होता है। एरोमेटिक एक्सट्रैक्शन प्रोसेसेस लाइक कोल्ड प्रेसिंग, डिस्टिलेशन एंड एक्सट्रैक्शन। यार, एरोमेटिक ना, पहले तो ये अरोमा शब्द, अरोमा मीन्स सुगंध होता है, द अरोमा ऑफ जलेबीज, है ना। अरोमा ऑफ समोसाज, वैसे समोसाज को इंग्लिश में, समोसे को रिजोल, ये प्रोनाउंसिएशन इसका देख लेना, रिजोल होता है आई थिंक, है ना। ये कहते हैं, आर आई है ये गाइस, RISSOLE। अरोमा मीन्स सुगंध, ठीक है। तो एरोमेटिक एक्सट्रैक्शन प्रोसेसेस, ये ऐसा प्रोसेस है, ये तीनों जिसमें सुगंध आता है, आर टिपिकली यूज टू प्रिपेयर एसेंशियल ऑयल्स। मतलब ये प्रोसेसेस को अक्सर, है ना, यूज किया जाता है, टिपिकली यूज किया जाता है प्रिपेयर करने के लिए एसेंशियल ऑयल्स को। कोल्ड प्रेसिंग क्या है? थोड़ा चलें साइंटिफिक एस्पेक्ट देख लें इन टर्म्स का। यार देखो, कोल्ड प्रेसिंग है ना,
कोल्ड प्रेसिंग। इसमें ऐसा है कि 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ऐसे नारियल कोकोनट वगैरह है ना, उसको जैसा नाम है, उसका जैसा नाम है वैसा ही काम है। मान लो ये नारियल है और इसको ऐसे पीस के 50 डिग्री के अंदर टेम्परेचर के अंदर ही, और इससे जो ऑयल निकलेगा, तेल निकलेगा, वो है क्या? कोल्ड प्रेसिंग। अगला क्या है? अगला था क्या? कौन सा था? डिस्टिलेशन था। अगला डिस्टिलेशन था। यार ये स्पेलिंग देख लो यार, मे भी क्या पता इस यहाँ डबल एल होता है, स्पेल चेक में पूछ दे, ठीक है। तो जो डिस्टिलेशन है ना, डिस्टिलेशन का मतलब है, समझ लो कि पानी को गर्म करना फॉर एग्जांपल, या जो भी प्रोडक्ट है उसको गर्म करना, वो वेपर बना ना, वेपर जो कंडेंस होके आएगा, देखते हो तुम, बंद करके कैसरोल वगैरह रख देते हो, फिर वो कंडेंस होके वेपर जो है वो फिर से लिक्विड में बदल जाता है। तो इस तरीके से जो है लिक्विड्स को सेपरेट करना, तो वो क्या है? डिस्टिलेशन है। और तीसरा आई थिंक था एक्सट्रैक्शन था। तो जो एक्सट्रैक्शन है ना, वो एक्सट्रैक्शन तुम्हारा होता है कि मान लो एक ओर है, ओर मतलब कि ओर ही बोलते हैं ना, आई थिंक केमिस्ट्री में ओर ही बोलते हैं। मान लो एल्युमिनियम का ओर है, एल्युमिनियम एक ऐसे, तुम पहले तो मिट्टी के फॉर्म में होगा ना, इसमें मिट्टी या जो भी गेंग बोलते हैं, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये क्या मैं पढ़ाने लग गया ठीक है ना। तो जो भी वेस्ट मटेरियल्स हैं, जो भी वेस्टेज हैं, वो सब लेके मिट्टी में ये तुम्हारा एल्युमिनियम वगैरह या कोई भी मेटल रहता है, तो इससे ये ओर से जब कोई चीज निकालेंगे या किसी भी प्रोडक्ट से कोई चीज निकालेंगे तो क्या करेंगे? एक्सट्रैक्शन करेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इंग्लिश में चलते हैं, दोबारा इंग्लिश पढ़ाते हैं। aromatic extraction processes like cold pressing, distillation and extraction are typically used to prepare essential oil। यहां तक समझा दिया था। fatty acids are used by animals and plants to make fixed oils। फैटी एसिड यूज किया जाता है एनिमल्स के द्वारा और प्लांट्स के द्वारा फिक्स्ड ऑयल्स बनाने के लिए। दे आर स्पेशली नॉन वोलेटाइल ऑयल्स दैट आर फाउंड इन सीड्स ऑफ कॉटन, कॉर्न, फ्लैक्स, सनफ्लावर, पीनट्स, कोकोनट एंड ऑलिव्स एज वेल एज इन फैटी एनिमल टिश्यूज। ये स्पेशली नॉन वोलेटाइल ऑयल है। वोलेटाइल मतलब होता है स्टेबल, सॉरी अनस्टेबल। तो नॉन वोलेटाइल मतलब स्टेबल है ना, वोलेटाइल का मतलब अनस्टेबल। तो नॉन वोलेटाइल मतलब स्टेबल, तो दे आर नॉन वोलेटाइल। यहाँ पे नॉन वोलेटाइल ना यार, एक तो नॉन वोलेटाइल का मतलब देखो, एक तो होता है कि अनस्टेबल होना, लेकिन यहाँ पे नॉन वोलेटाइल का मतलब है ना कि जो वेपर में कन्वर्ट ना हो जल्दी, है ना। तो दे आर स्पेशली, जो ये फिक्स्ड ऑयल है, फैटी एसिड यूज्ड बाय एनिमल एंड प्लांट टू मेक फिक्स्ड ऑयल, तो दे आर स्पेशली नॉन वोलेटाइल मतलब जल्दी वेपर में कन्वर्ट नहीं होते। दैट आर फाउंड इन सीड्स ऑफ कॉटन, ये कॉटन के सीड्स में मिलते हैं, कॉर्न में मिलते हैं, फ्लैक्स में मिलते हैं, सनफ्लावर, ये जो भी लिखा हुआ है, पीनट्स, कोकोनट ऑयल्स, इसमें मिलते हैं, एज वेल एज इन फैटी एनिमल टिश्यूज। फैटी एनिमल टिश्यूज में भी ये पाए जाते हैं। मिनरल ऑयल्स आर ब्लैंक फ्रॉम पेट्रोलियम which has been underground for million of years from free organism skeletons। mineral oils हैं are blank from petroleum। अब blank क्या है वो हम ऑप्शन में देखेंगे। which has been underground, पेट्रोलियम जो कि अंडरग्राउंड था कई सालों से, मिलियंस ऑफ इयर्स से, सी ऑर्गेनिज्म के स्केलेटन से, मतलब पेट्रोल जो है दबा हुआ था। मिनरल ऑयल आर एक्सट्रैक्ट ही होगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया होगा है, ठीक है। तो मिनरल मिनरल ऑयल्स आर वन ऑफ द पेट्रोलियम बाई प्रोडक्ट्स विद द लोएस्ट प्राइसेस। यार बाई प्रोडक्ट क्या होता है? जैसे दूध तुम्हारे पास है ना, तो उसका बाई प्रोडक्ट क्या है? दही है, दूध से दही निकलेगा, दूध से ही घी निकलेगा, ठीक है। तो मिनरल ऑयल है, मिनरल ऑयल्स है, वो पेट्रोलियम का क्या है? बाई प्रोडक्ट है, लोएस्ट प्राइसेस के साथ, सबसे कम दाम में ये अवेलेबल है मिनरल ऑयल। मिनरल ऑयल्स आर कलरलेस, ये कलरलेस होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी होता है, तुम देख सकते हो इसके आर पार। दे आर मेड अप ऑफ अ ब्लैंक ऑफ हाइड्रोकार्बन, ये बना होता है अ ब्लैंक ऑफ हाइड्रोकार्बन से। तो ये तो पहला अपना अप्रोच, पहला की स्कीमिंग किए और इसका मतलब समझ गए। फिलिंग करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इस, हम फिल करेंगे, ठीक है। चलो, तो अब चलो फिल करना शुरू करते हैं। ऑयल इज ऑलमोस्ट सर्टेनली वन ऑफ द ओशंस ग्रेटेस्ट रिसोर्सेज, ये बता दिया कि करीब करीब सबसे बड़ा ओशन का रिसोर्स है ऑयल। 33% दुनिया का पॉपुलेशन का ऑयल जो है, या सॉरी 33% ऑफ वर्ल्ड ऑयल, जो दुनिया में पूरा ऑयल है, 100% मान लो, वो कहाँ से? सीवर्ट फील्ड से आता है, जो कि सी में है। ऑयल आर लिक्विड दैट इजिली बर्न एंड डू नॉट ब्लैंक इन वाटर। क्या क्या ऑप्शन है? मेल्ट, पिघलता है,
तेल तेल तो ऑलरेडी लिक्विड है यार, और क्या पिघलेगा? अब तो वो वेपर ही हो सकता है, अगर इन केस अगर हुआ तो। ठीक है ना, तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता। इवेपोरेट, oils are liquid that easily burn and do not evaporate in water. वाटर खुद जब हम गर्म करते हैं तो इवेपोरेट, वाष्पीकरण उसका हो जाता है, तो इवेपोरेट कैसे होगा? है ना, इवेपोरेट इन वाटर, ये तो कोई सेंस ही नहीं आ रहा है इस बात का। यानी या तो डिसॉल्व होगा या डिफ्यूज होगा। देखो यार, दोनों का मतलब है ना घुलना, घुलना या मिलना। मिलना डिफ्यूज, डिफ्यूज ना ये गैस वैस के लिए यूज होता है ना, गैस डिफ्यूज होता है, और वाटर में कोई चीज डिसॉल्व होता है ना। तो यार ये भी गलत हो जाएगा, डिफ्यूज भी। तो सही क्या होगा? डिसॉल्व सही होगा। ऑयल्स आर लिक्विड दैट इजिली बर्न एंड डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर। लिक्विड में क्या होता है, कोई चीज घुलता है तो उसको डिसॉल्व बोलते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर मेड ऑफ चेन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम, ये बता चुका। देयर आर थ्री ब्लैंक टाइप्स ऑफ ऑयल्स, मिनरल, एसेंशियल एंड फिक्स्ड ऑयल्स। बोल रहा है कि देयर आर थ्री ब्लैंक टाइप्स ऑफ ऑयल। इनिशियल और अर्ली, देखो सेम टाइप का फिर ऑप्शन मिल गया, शुरुआती, और यहाँ छोड़ के और ध्यान दो तो ओरिजिनल या प्राइमरी। मुझे देखते ही प्राइमरी लगा, पर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इनिशियल अर्ली होगा नहीं, सेम सेम। देयर आर थ्री, शुरुआती, अर्ली पहले वाला, टाइप्स ऑफ ऑयल्स, कोई मीनिंग सेंस ही नहीं आ रहा है। ओरिजिनल या प्राइमरी, देयर आर थ्री ओरिजिनल टाइप ऑफ ऑयल, मिनरल, एसेंशियल एंड फिक्स्ड। देखो ओरिजिनल भी हो सकता था कि मान लो कई सारे ऐसा कुछ सेंस आ रहा है कि कई ऑयल हैं जो जो तुम्हारा फेक है ना, कुछ ऐसा है, नकली टाइप सा कौन अगर पैसेज में आता तो ओरिजिनल हम सिलेक्ट करते। लेकिन यहाँ प्राइमरी मतलब प्रमुख सेंस आ रहा है, प्रमुख। तीन प्रकार के प्रमुख तेल हैं, कौन कौन से भाई साहब? मिनरल, एसेंशियल एंड फिक्स्ड। फ्रॉम प्लांट, ये मैं बता चुका कि एसेंशियल, प्लांट से एसेंशियल ऑयल जो कि पतले होते हैं, सेंटेड ऑयल, ये सब निकलते हैं। बिकॉज दे फ्रीक्वेंटली हैव एन ऑर्डर, एसेंशियल ऑयल्स आर ब्लैंक इन परफ्यूमरी। अप्लाइड इन परफ्यूमरी, कोई रूल है क्या कि तुम अप्लाई करोगे? या अप्लाई, एसेंशियल आर अप्लाइड इन फेस वॉश, या कुछ अप्लाई करते हैं, समझ रहे हो? अप्लाई या एम्प्लॉयड, ये तो मतलब हो ही नहीं सकता। किसी को एम्प्लॉय कर रहे हो कहीं पे, या है ना, या अगर सैनिक कहीं पे लगाते हैं तो उसको फिर डिप्लॉय बोलते हैं। मान लो कहीं लड़ाई हो रहा है और वहां पे कर्फ्यू वर्फ्यू लगाना है, वो जो सैनिक को खड़ा करते हैं फिर डिप्लॉय करते हैं, तो एम्प्लॉय तो होगा ही नहीं, नौकरी वोकरी देने का कोई बात है नहीं। ऑपरेट होगा नहीं, कोई मशीन को ऑपरेट किया जाता है, चलाया जाता है मशीन को, तो उसको क्या बोलते हैं? मशीन को क्या करते हैं हम लोग? ऑपरेट करते हैं। तो यार यहाँ पे तो एसेंशियल आर ऑपरेटेड इन परफ्यूमरी, ऑयल्स को कैसे कैसे ऑपरेट करोगे यार? तो यानी यूटिलाइज करोगे, उसका यूज ही तो करोगे, ऑपरेट थोड़ी करोगे। तो ऑयल्स आर यूटिलाइज, देख रहे हो, ये पैसिव वॉइस में है सेंटेंस। ये भी समझना है यार, ग्रामर को भी ना कंसीडर करके चलना है तुम्हें, देखना है कि ग्रामेटिकली कौन सा सही है। वैसे देखो तुम एक चीज ऑब्जर्व करो, एग्जामिनर कितना चालाक है, सब ईडी ईडी वर्ब का थर्ड फॉर्म हर जगह दे दिया है। तो यानी तुम्हें सेंस ही क्लियर करना पड़ेगा, है ना। टेंस से भी ज्यादा ध्यान क्या में देना पड़ेगा? सेंस में देना पड़ेगा। तो एसेंशियल्स ऑयल, एसेंशियल ऑयल्स आर यूटिलाइज्ड इन परफ्यूमरी एंड फूड फ्लेवरिंग, फूड को फ्लेवर देने में भी जो है काम आता है एसेंशियल ऑयल। अब यहाँ ये सब का मीनिंग मैं बता दिया हूँ, ब्लैंक के पास चलता हूँ। मिनरल ऑयल्स आर ब्लैंक फ्रॉम पेट्रोलियम विच हैज बीन अंडरग्राउंड फॉर मिलियंस ऑफ इयर्स फ्रॉम सी ऑर्गेनिज्म स्केलेटन। अब जैसे देखो एक चीज देखो, मैं यहाँ इस पार्ट को स्किप किया ना, जबकि मैं मीनिंग पहले बारे में बता चुका था। एग्जाम में तुम भी यही करना, ये नहीं कि फिर से मीनिंग निकालने लग जाना। तो मिनरल ऑयल्स आर ब्लैंक फ्रॉम पेट्रोलियम, इन्वेंटेड, यार इन्वेंट और डिस्कवर ये तो जानते ही होगे यार, इन्वेंट वर्सेस डिस्कवर। जैसे मेटल है ना, कोई या कोई एलिमेंट है, उसको डिस्कवर किया है, धरती में जो चीज पहले से अवेलेबल है और उसको खोज दिए, तो वो क्या है? डिस्कवरी है। लेकिन जो चीज है ही नहीं, फॉर एग्जांपल प्लेन, कहीं धरती में कहीं गड़ा मिलता है क्या? ऐसा नहीं है ना। एरोप्लेन जो है वो तुम क्या करते हो? बनाते हो। तो एरोप्लेन का क्या हुआ है? इन्वेंशन। तो कोई भी चीज जो तुम बनाए हो, जैसे शिप्स, तो इनका क्या हुआ है? इन्वेंशन हुआ है। तो ये बताओ, मुझे ये बताओ कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ? मिनरल ऑयल आर, मिनरल ऑयल्स आर इन्वेंटेड फ्रॉम पेट्रोलियम। नहीं भाई, एक तो पेट्रोलियम से अगर इन्वेंशन होने लगा तो इन्वेंशन वर्ड का मीनिंग ही, पहले तो इन्वेंशन हो ही नहीं सकता, ठीक है। पेट्रोलियम से इन्वेंशन मिनरल ऑयल का हुआ ही नहीं है। ऐसा चीज जो कभी ना धरती पे हो वो चीज बना दिए, ऐसा तो है नहीं कि मिनरल ऑयल, ऑयल्स का इन्वेंशन हुआ है किससे? पेट्रोलियम से। तो ये तो गलत हो जाएगा यार। अच्छा, फैब्रिकेट और कॉनकॉक्ट, ये समझ जाओ। यार फैब्रिकेट मतलब ना जालसाजी करना,
या फैब्रिकेटेड, कोई स्टोरी फैब्रिकेट ऐसे किए, फैब्रिकेटेड या कॉन्कॉक्टेड बोले ना तो गढ़ना, कहानी गढ़ के बता रहे हैं, कॉन्कॉक्टेड, है ना। ऐसे सेंस में हम फैब्रिकेट और कॉन्कॉक्ट का यूज करेंगे। तो यार ये फैब्रिकेट भी तो होगा ही नहीं, मिनरल ऑयल और फैब्रिकेटेड फ्रॉम पेट्रोलियम, तो रिन्यूड होगा या प्रोड्यूस्ड होगा। अब यहाँ आओ, रिन्यूड, कहते हैं ना रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल ऐसा एनर्जी, ऐसा जैसे जैसे तुम्हारा हाइड्रो पावर प्लांट है ना, पानी से जब बिजली बनाते हैं तो वो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, मतलब फिर से यूज करके उसको एनर्जी बनाया जा सकता है। तो मिनरल ऑयल्स आर रिन्यूड फ्रॉम पेट्रोलियम, ऐसा तो है नहीं यार, हमारे पास पेट्रोलियम भी लिमिटेड ही है। तुम्हें पता है यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि सी ऑर्गेनिज्म के स्केलेटन के नीचे तुम्हारा पेट्रोलियम जो है वो दबा हुआ है, और वो फॉसिल फ्यूल्स से बनता है, तो सबको कॉमन आइडिया है, सबको है ये चीज, सबके दिमाग में है। तो मिनरल ऑयल्स आर प्रोड्यूस्ड होगा, रिन्यूड नहीं होगा, है ना। यहाँ रिन्यू करने का कुछ बात ही नहीं था कि अभी तो एक्सट्रैक्शन का, कोल्ड प्रेसिंग और डिस्टिलेशन का बात चल रहा था, तो रिन्यू करने का तो बात ही नहीं। रिन्यू तो तब करेंगे जब पहले एक बार यूज कर लेंगे फिर रिन्यू करेंगे, तो प्रोड्यूस्ड आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, है ना। मिनरल ऑयल्स आर वन ऑफ द पेट्रोलियम बाई प्रोडक्ट्स, ये बता दिया, विथ लोएस्ट प्राइसेस। मिनरल ऑयल्स आर कलरलेस एंड ट्रांसपेरेंट, ये भी बता दिया। दे आर मेड अप ऑफ अ ब्लैंक ऑफ हाइड्रोकार्बन। अब जैसे मैं ये सब सेंटेंस पढ़ रहा था, तुम्हें वो सब नहीं पढ़ना है एग्जाम में, ब्लैंक के पास जाना है मीनिंग समझ के। मिनरल ऑयल्स आर कलरलेस ट्रांसपेरेंट, दे आर मेड अप ऑफ ब्लैंक ऑफ हाइड्रोकार्बन, कॉपरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन या एसोसिएशन, कोलैबोरेशन, कॉम्बिनेशन। अब देखो यहाँ देखते तुमको भी कॉम्बिनेशन लग गया होगा, पर ये सब क्यों नहीं होगा वो तो डिस्कस करो यार। कोलैबोरेशन वर्सेस कॉपरेशन पहले डिस्कस कर लेते हैं। ये देखो, अगर कोलैबोरेशन हुआ है ना, मान लो दो लोगों के बीच कोलैबोरेशन हुआ है ना, तो मतलब और कोई काम नहीं कर रहे, दोनों कोलैबोरेट करके एक दूसरे का सहयोग करके और कोई तीसरा चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। दोनों का एकदम, दो लोगों का या उससे ज्यादा लोगों का, उनसे ज्यादा लोगों का क्या है, सहयोग है। पर अगर कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं ना, तो मैं बोल रहा हूँ भाई प्लीज कोऑपरेट करके चलना मेरे साथ, इसका मतलब है भाई तुम अपना काम करो पर थोड़ा थोड़ा जो है सहयोग कर देना, है ना। डीप सहयोग नहीं, है ना, डीप नहीं होगा, सहयोग होगा पर डीप नहीं होगा ज्यादा भाई साहब, तो उस केस में कोऑपरेशन हो जाएगा। क्या यहाँ पे दे आर मेड अप ऑफ सहयोग ऑफ हाइड्रोकार्बन, वैसा कोऑपरेशन का सेंस नहीं आ रहा, कोलैबोरेशन का भी सेंस नहीं आ रहा है। एसोसिएशन ऑफ क्या, हाइड्रोकार्बन एसोसिएट और कॉम्बिनेशन। देखो एक चीज समझो, एसोसिएशन जो है ना, कई लोग जब एसोसिएट होते हैं तो एसोसिएशन बनता है, एक साथ जुड़ते हैं लोग, उस सेंस में एसोसिएशन का यूज होता है, उस सेंस में एसोसिएशन का यूज होता है, यानी कंबाइन, हाइड्रोजन और कार्बन को कंबाइन करके बनाते हैं भाई साहब। हाइड्रोजन और कार्बन को हम क्या करके बनाते हैं, कंबाइन करके बनाते हैं। तब क्या बनता है, तब क्या बनता है, पेट्रोलियम बनता है या मिनरल ऑयल्स बनता है, ठीक है। तो ये, आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा गाइस, यहाँ पे सब जो भी हाईलाइटेड वर्ड्स थे उनके मीनिंग गिवन है, बहुत अच्छा लगा होगा। और आप ये, मेरे तरफ से ये एश्योरेंस है कि आप जंबल्ड सेंटेंसेस लाइक PQRS जिसको कहते हैं, और पैसेज यानी RC, इसमें टोन, टाइटल, थीम, ये जो भी चीजें हैं वो आपको परेशान कर रहा होता है, वो कैप बॉम्ब सीरीज चल ही रहा है अपना, उसमें वीडियोस आते रहेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस के सेट्स, क्योंकि अब एग्जाम नजदीक है, ये सब लाऊंगा मैं। और अगर आप कहेंगे तो मैं चैप्टर वाइज मोस्ट रिपीटेड रूल्स और उसके साथ कुछ क्वेश्चंस भी मैं कराता चलूंगा, ठीक है। कमेंट में आप जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, मैं ऐसे वीडियोस लाता रहूंगा। थैंक यू गाइस।